हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सौर एकेडमी सुपर टेट में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट 2023 के मॉडल पेपर देखेंगे जो कि हिंदी सब्जेक्ट से है। ठीक है, और क्लास दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है और टॉप 30 क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में कराया जाएगा जो कि हिंदी संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो क्लास तक। क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आइए हम लोग शुरू करते हैं यूपी टेट 2023 सीरीज को। ठीक है, तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो आपको बताना है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन है द्रविड़, ऑप्शन बी है चीनी तिब्बती, ऑप्शन सी है भारोपीय, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिक। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, आप लोग को बताना है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, बताइए आंसर। तो दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, भारोपी परिवार की भाषा है हिंदी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो आपको बताना है कि किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी है बहुव्रीहि समास। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, इसमें दोनों पद जो है कि अप्रधान होते हैं और जो तीसरा पद को यह उच्चारण करता है मतलब, ठीक है, तो वह जो है कि प्रधान शब्द होता है। ठीक है, मतलब ये दोनों शब्द दूसरे किसी को दर्शाते हैं बहुव्रीहि समास में। ठीक है, तो जब भी दोनों पद अप्रधान हो और किसी तीसरे को दर्शाए तो वहाँ हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि न थ अगर दंत वर्ण है तो प फ कैसे वर्ण है। तो बताइए आप लोग कि न थ अगर दंत वर्ण है तो प फ कैसे वर्ण है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी कंठ व्यंजन, ऑप्शन डी ओष्ठ व्यंजन। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर न थ दंत वर्ण है तो प फ दोस्तों क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओष्ठ व्यंजन। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प फ क्या है दोस्तों, तो प फ ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क वर्ण किसके योग से बना है। तो आपको बताना है कि क वर्ण किसके योग से बना है। ऑप्शन फर्स्ट है ज और य से, ऑप्शन 2 है क और स से, ऑप्शन 3 है क और र से, ऑप्शन डी है ऑप्शन 4 है क और अ से। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। आधा क और अ के मिलने से दोस्तों बनता है क। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रस मीमांसा और त्रिवेणी के रचनाकार कौन है, आप लोग को बताना है। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि रस मीमांसा और त्रिवेणी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है शिव प्रसाद सीतारे हिंद, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। यही जो है कि रस मीमांसा और त्रिवेणी के रचनाकार हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि सेशन आप लोग को पसंद आ रहा होगा। एक बार ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि डेली बाई डेली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और दोस्तों इस चैनल पे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट का फ्री ऑफ कास्ट नोट्स दिया जाएगा
और अभी से मॉडल टेट यूपी टेट का शुरू कर दिया गया है। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन 2 है 4, ऑप्शन 3 है 3, ऑप्शन 4 है 7। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। दीर्घ स्वरों की संख्या बताना है आप लोग को, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। बताइए आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 7 होती हैं। तो दोस्तों दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती हैं, 7 होती हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन होती हैं। तो आ होता है दोस्तों, ई होता है, ए होता है, और ओ होता है, बड़ाऊ होता है, और अ होता है। ठीक है, ओ आ ई ए और बड़ाऊ मिलके ये सभी 7 दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों यहीं पे समझ लीजिए इसको भी। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 हो गई। तो दोस्तों ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन, तो अ ई उ री दोस्तों ये ह्रस्व स्वरों के अंतर्गत आते हैं। और आ बड़ी ए ओ ए आ ई बड़ाऊँ ए ओ ए, ये दोस्तों क्या होते हैं, तो ये होते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अध्यापक छात्र को पाठ पढ़ा रहा है, अगर यह कर्म कारक का उदाहरण है तो अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, यह किस कारक का उदाहरण होगा। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि अध्यापक छात्र को पाठ पढ़ा रहा है, अगर यह कर्म कारक का उदाहरण है तो अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, यह किस कारक का उदाहरण होगा। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, करण कारक दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। ठीक है, यानी कर्म को आ रहा है तो ओहो नहीं सॉरी दोस्तों, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। ठीक है, से आ रहा है यहाँ पे, तो से दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, तो करण से के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आए महंत वसंत, आए महंत वसंत नीचे दिए गए अलंकार पहचानिए। तो आपको बताना है कि आए महंत वसंत ये मतलब वाक्य हो गया, और इसमें नीचे दिए गए अलंकार को पहचानना है। तो आप लोग बताइए कि आए महंत वसंत कौन सा अलंकार है, ये आप लोग को पहचानना है। ऑप्शन ए मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन बी ए अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन 3 ए उपमा अलंकार, ऑप्शन 4 ए रूपक अलंकार। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आए महंत वसंत दोस्तों मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो आपको बताना है कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है स्वरों की संख्या 11 होती है, ऑप्शन 2 है कुल वर्ण 51 है, ऑप्शन 3 है मूल व्यंजन 33 होते हैं, ऑप्शन 4 है आयोगवाह की संख्या 2 होती है। तो बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, बताइए आंसर क्या हुआ इसका आंसर। तो दोस्तों अगर इसमें देखा जाए तो स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या 11 होती है, मूल व्यंजन दोस्तों 33 होते हैं, आयोगवाहों की संख्या 2 होती है, ये भी सही है। तो दोस्तों जहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है ये तीनों सही है, तो तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक, और जो है कुल वर्णों की संख्या दोस्तों होती है 52, और यहाँ पे दिया है 51। ठीक है, तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही असत्य है। ठीक है, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।
आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मन की उत्तम वेदना मन में बहती थी, कौन सा अलंकार है? आप लोग को बताना है कि मन की उत्तम वेदना मन ही मन में बहती थी, कौन सा रस है? आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन 2 है वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन 3 है करुणा रस, ऑप्शन 4 है वात्सल्य रस। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि मन की उत्तम वेदना मन ही मन में बहती थी में कौन सा रस है? आप लोग को बताना है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ठीक है, करुण रस दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मन ही मन में बहती थी में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों करुण रस अलंकार हो जाएगा। आइए, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक जोड़ा गलत है, और कौन सा गलत है ये आप लोग को चुनना है। ऑप्शन फर्स्ट है आधा अर्ध, ऑप्शन 2 है उबटन ऊर्ध्वतन, ऑप्शन 3 है ओखली उलूखल, ऑप्शन 4 है ईसा या ईंधन। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ईसा का ईंधन जो है नहीं होता है। ठीक है, यहाँ ईर्षा दिया है और ईर्षा का ईंधन नहीं होता है। यहाँ देखिए आधा का अर्ध होता है, उबटन का ऊर्ध्वतन भी होता है और ओखली का उलूखल भी होता है। ठीक है, लेकिन ईर्ष्या का ईंधन नहीं होता है। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और ये जो तीनों सही हैं ये तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा का जन्म किस संस्कृत से हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट है लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन 2 है वैदिक संस्कृत से, ऑप्शन 3 है पाली प्राकृत से, ऑप्शन 4 है अपभ्रंश से। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि हिंदी भाषा का जन्म किस संस्कृत से हुआ है या किससे हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो दोस्तों अगर देखा जाए कि हिंदी भाषा का जन्म का हुआ है तो दोस्तों किससे हुआ है? अपभ्रंश भाषा से दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सगुण का विलोम निर्गुण है, तो सनात का विलोम शब्द क्या होगा ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है अमर, ऑप्शन 2 है आदर्श, ऑप्शन 3 है अपेक्षा, ऑप्शन 4 है अनाथ। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। सगुण का विलोम निर्गुण है तो सनात का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। तो दोस्तों आइए देखते हैं, कह रहा है सनात का विलोम पूछ रहा है। तो दोस्तों अगर सनात का विलोम देखा जाए तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, सनात का विलोम अनाथ हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अल्पसंख्यक में समास है। तो आप लोग को बताना है कि अल्पसंख्यक में कौन सा समास है। ऑप्शन फर्स्ट है तत्पुरुष समास, ऑप्शन 2 है कर्मधारय समास, ऑप्शन 3 है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन 4 है बहुव्रीहि समास। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। अल्पसंख्यक में समास है। तो दोस्तों
अल्पसंख्यक में समास पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये आइए देखते हैं। देखिए, अल्प है जो संख्यक, ठीक है, मतलब अल्प मीन्स होता है छोटा, छोटा है जो संख्या, इसका कहने का मतलब ये है, और इसका अर्थ अगर देखा जाए तो ये निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों कर्मधारय समास में ये आता ही है जो कि, चाहे जो है कि, तो छोटा है जो ये आ रहा है, तो अल्पसंख्यक, अल्प संख्या है जो, ये इसका अर्थ हो गया। तो दोस्तों इसका अर्थ आ जाएगा कर्मधारय समास में। ठीक है, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी, और थोड़ा सा भी आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो एक बार ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी आपके सगे संबंधी हों उनके यहाँ वीडियो पहुँच सके। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इस विराम चिन्ह का नाम है। तो आपको बताना है कि इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। जो यहाँ पे दिया गया है कोष्टक में, इस विराम चिन्ह का आप लोगों को नाम बताना है, और बताइए आप लोग कि इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। ऑप्शन है लाघव चिन्ह, ऑप्शन 2 है दीर्घ चिन्ह, ऑप्शन 3 है लोप चिन्ह, ऑप्शन 4 है योजक चिन्ह। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए आंसर। तो दोस्तों इस विराम चिन्ह का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है, आप लोग अलंकारों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या फिर मात्राएं बताने के लिए प्रयोग किया जाता है अलंकार में, कि ये एक मात्रा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे 2 मात्रा का हुआ है, यहाँ पे 1 मात्रा का, यहाँ पे 1 मात्रा का, यहाँ पे 2 मात्रा का, ऐसे ऐसे करके आप लोग अलंकार में देखे होंगे। इसे दोस्तों दीर्घ चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मात्रा के आधार पर प्लुप्त स्वरों को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि मात्रा के आधार पर प्लुप्त स्वरों को क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है द्विमात्रिक, ऑप्शन 2 है एक मात्रिक, ऑप्शन 3 है त्रिमात्रिक, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि मात्रा के आधार पर प्लुप्त स्वरों को क्या कहते हैं। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, बताइए आंसर। तो दोस्तों अगर देखा जाए कि मात्रा के आधार पर प्लुप्त स्वरों को क्या कहते हैं, तो दोस्तों प्लुप्त स्वरों को कहा जाता है त्रिमात्रिक। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आइए इसको विस्तार से देखते हैं। एक होता है ह्रस्व, तो ह्रस्व में दोस्तों एक मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, एक होता है दीर्घ, तो दोस्तों दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, और अगर प्लुप्त में देखा जाए तो प्लुप्त में दोस्तों 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, प्लुप्त में दोस्तों 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। त्रिमात्रिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि शंकर मोहन से अच्छा गाता है, यह किस कारक का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि शंकर मोहन से अच्छा गाता है, यह किस कारक का उदाहरण है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है कर्ता कारक, ऑप्शन 2 है करण कारक, ऑप्शन 3 है अपादान कारक, ऑप्शन 4 है संप्रदान कारक। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों शंकर मोहन से अच्छा गाता है, अगर इसमें देखा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि इससे अच्छा गा रहा है वो। ठीक है, यानी अलग होने की बात हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों अपादान कारक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पंचमूली में कौन समास है। तो आप लोग को बताना है कि पंचमूली में कौन सा समास है। ऑप्शन फर्स्ट है तत्पुरुष समास, ऑप्शन 2 है द्विगु समास, ऑप्शन 3 है अव्ययभाव समास, ऑप्शन 4 है बहुब्रीहि समास। तो आप लोग बताइए कि पंचमूली में समास कौन सा है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, बताइए आंसर।
तो दोस्तों अगर देखा जाए पंचमलिंग कौन समास है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है, द्विगु समास दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 मूली का बात कर रहा है तो द्विगु में आता है। संख्या अगर किसी शब्द में जुड़ गई हो तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उपचार का विलोम अनुपचार है तो काला का विलोम शब्द क्या होगा। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है उपचार का विलोम अनुपचार होता है तो काला का विलोम शब्द क्या होगा, आप लोग को बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है गोरा, ऑप्शन 2 है सफ़ेद, ऑप्शन 3 है दागी, ऑप्शन 4 है बादल। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कहीं भी जब भी काला आदमी की बात होता होगा तो वहाँ पे गोरे आदमी की बात होगा। ठीक है, काला गोरा दोस्तों ये इसका विलोम शब्द है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया होगा, और आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तब अलंकार होता है। तो आपको बताना है कि जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो अलंकार कौन सा होगा। ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन 2 है श्लेष अलंकार, ऑप्शन 3 है यमक अलंकार, ऑप्शन 4 है अन्योक्ति अलंकार। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अतिशयोक्ति अलंकार होता है यहाँ पे, तो बताइए आप लोग क्या आंसर होगा। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं, कह रहा है कि अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है, तो जब दोस्तों अलग अलग अर्थ निकलता है तो वहाँ पे दोस्तों होता है यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार में दोस्तों 2 शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता है। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे अलग अलग हो रहा है तो यहाँ पे यमक अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सरोज में कौन सा समास है। तो आपको बताना है कि सरोज में कौन सा समास है। ऑप्शन फर्स्ट है तत्पुरुष समास, ऑप्शन 2 है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन 3 है कर्मधारय समास, ऑप्शन 4 है बहुव्रीहि समास। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ठीक है, सरोज में दोस्तों कौन समास है, तो सरोज में दोस्तों बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो सरोज का मतलब होता है दोस्तों कमल। ठीक है, तो दोस्तों ये तीसरे को दर्शा रहा है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को टॉपिक समझ में आ रहा होगा। एक बार ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ईमानदारी से वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है। तो आपको बताना है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन फर्स्ट जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 3 है शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन 4 है रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है कि भारत दुर्दशा का रचनाकार कौन है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। यही जो है भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है अ, ऑप्शन 2 है री, ऑप्शन 3 है ए, ऑप्शन 4 है उ। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ठीक है, ये दोस्तों जो है कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत नहीं आता है, जी आता है दीर्घ स्वर के अंतर्गत। ठीक है, ह्रस्व स्वर में बस दोस्तों 4 ही अंक आते हैं। कौन कौन, तो अ, ई, उ और री। ठीक है,
ये दोस्तों चारों जो है ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, और इसके बाद जो भी आएगा वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, इन चारों वर्ण को छोड़ के। तो उम्मीद करते हैं टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पीलापन कैसे शब्द हैं। तो आपको बताना है कि पीलापन कैसा शब्द है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है योगरूढ़ शब्द, ऑप्शन 2 है संकर शब्द, ऑप्शन 3 है यौगिक शब्द, ऑप्शन 4 है तद्भव शब्द। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। पीलापन शब्द कैसा है ये आप लोग को बताना है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों अगर पीलापन में कैसा शब्द है ये पहचाना जाए, तो दोस्तों पीलापन दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, दो भाषा से मिलकर बना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संकर शब्द। संकर शब्द में क्या नियम होता है दोस्तों, संकर शब्द में दो भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक हिंदी भाषा का शब्द हुआ है और एक अरबी भाषा का शब्द हुआ है। तो दोस्तों जब दो भाषा का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पे संकर शब्द होगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो आपको बताना है कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन फर्स्ट है कर्ता कारक, ऑप्शन 2 है करण कारक, ऑप्शन 3 है कर्म कारक, ऑप्शन 4 है अपादान कारक। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों अगर देखा जाए कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे देखिए कि कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है, से का प्रयोग हुआ है। तो से किस में प्रयोग होता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, काम से यहाँ पे क्रोध उत्पन्न हो रहा है, से का प्रयोग किया गया है, तो करण से के द्वारा इसमें दोस्तों आता है, इसके अंतर्गत करण के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि वह निरोग रहे और विद्वान रहे, में कौन सा वाक्य है ये आप लोग को बताना है। फिर से आप लोग क्वेश्चन सुन लीजिए। कह रहा है मैं चाहता हूं कि वह निरोग रहे और विद्वान रहे, में कौन सा वाक्य है ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए सरल वाक्य है, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन 3 मिश्र वाक्य है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, मिश्र वाक्य दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी शब्द में, जिस भी वाक्य में आप लोगों को दो शब्द देखिए, मैं चाहता हूँ और की जुड़ गया है, तो दोस्तों जब भी किसी वाक्य में की का प्रयोग हो जाए तो वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए दूसरा वाक्य शुरू हो जा रहा है, यहाँ पे जो है मैं चाहता हूँ, यहाँ पे दूसरा वाक्य खत्म हो गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहचाने का तरीका अगर दिखाया तो की से पहचान सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, और इसमें दो वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है सीधे सीधे, और की इसको इन लोगों को जोड़ रहा है, तो इसी से इसको पहचान सकते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि यथार्थ में कौन सी संधि है। तो आपको बताना है कि यथार्थ में कौन सी संधि है। ऑप्शन फर्स्ट है दीर्घ संधि, ऑप्शन 2 है वृद्धि संधि, ऑप्शन 3 है गुण संधि, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो दोस्तों अगर देखा जाए यथार्थ में कौन सी संधि है, तो यथार्थ में दोस्तों आप लोग बीच में देख पा रहे होंगे कि बीच में बड़ी मात्रा का है। ठीक है, आ का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों जब बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है तो किसके अंतर्गत आता है, दीर्घ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, दीर्घ दोस्तों यथार्थ दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो आपको बताना है कि निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, ऑप्शन 2 है सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है,
ऑप्शन 3 है नेताजी भाषण देकर चले गए। ऑप्शन 4 है बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। अभी हम मिश्र वाक्य बचाने का तरीका भी बताए हैं और उसी के आधार पर आप लोग चाहे तो इसको आंसर दे सकते हैं। हिंट के तौर पर आप लोग को बता दिया गया है। बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है आपको पहचानना था। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे की शब्द यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो जिस भी शब्द में दोस्तों की आप लोग को देखी जाए और दो वाक्य का प्रयोग किया है, जैसे देखिए सेठ जानना चाहता है, यहाँ पे वाक्य खत्म हो गया है, उसके बाद दिया है नौकर ईमानदार है। तो दोस्तों यहाँ पे दो वाक्यों के प्रयोग में अलग से की भी जोड़ दिया है। तो यही इसका पहचानने का तरीका है कि जिस वाक्य में भी की आप लोग को दिखाई दे वहाँ पे आप लोग सीधे मिश्र वाक्य ट्रिक कर देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। यही जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और यही मिश्र वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ पे सी दे दिया है दोस्तों, इसी से प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग इसको हटा दीजिए। हाँ अब देखिए कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है सबा, ऑप्शन 2 है मिठास, ऑप्शन 3 है सोना, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो समूहवाचक संज्ञा कौन है, तो दोस्तों समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। मिठास दोस्तों क्या हो जाएगा? तो मिठास जो है कि मिठास दोस्तों गुणवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सभा जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नहीं दोस्तों सॉरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, सभा दोस्तों समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग समझ में आएगा होगा। और दोस्तों ये आज का अंतिम क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह का आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दिया जाएगा। पूरा यूपी टेट का पूरा सिलेबस इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।